तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों बढ़ते हुए आगे आज हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट देखेंगे। और ये रिलेशन होता क्या, I इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। यानी ये रिलेशन ऐसे याद रखना, I इज इक्वल्स टू वी ना, एंड वी जो है वो वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर लेट n be the number of electrons per unit volume। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एक यूनिट वॉल्यूम में हमने जो इलेक्ट्रॉन्स क्या कंसीडर कर लिए कि n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पर एक चीज आपको जरा बता दूं कि फॉर कंडक्टर्स दिस इज एज हाई as 10 raised to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैं यहाँ बनाती हूँ, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब एक इस कंडक्टर के मैं एक यूनिट वॉल्यूम को ले रही हूँ। मान लीजिए इस छोटे से वॉल्यूम को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, ये छोटा सा वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ होगी, ये क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ये छोटा सा डिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये ई एक्सटर्नल मान लीजिए ये डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक। अब हम क्या मानते हैं, लेट इन टाइम डी टी द क्रॉस सेक्शन containing electron यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैं इस क्रॉस सेक्शन को मान लेती हूँ फर्स्ट और इसको मान लेती हूँ 2। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से धीरे 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 इस पॉइंट तक आएंगे, तो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बता रहे हैं आपको कि मूव कर रहे हैं इस पॉइंट से कहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक। तो कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ, सो चार्ज that passes cross section one in time t छोटे से टाइम के लिए, क्योंकि छोटा सा क्रॉस सेक्शन है तो dt टाइम इज इक्वल्स टू चार्ज दैट इज नाउ बिटवीन, कितना एक छोटे से क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज पास हुआ, जो इन दोनों के बीच में चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज दैट इज नाउ बिटवीन 1 and 2। खुद ही सोचिए, मान लीजिए यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, तो यहाँ से भी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों सरफेसेस के बीच में प्रेजेंट है। तो अब ये चार्ज हम कैसे निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, और ये सिलेंडर का हमने कितना वॉल्यूम लेना है, 1 से 2 पॉइंट तक। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला dq इज इक्वल्स टू E इंटू एन इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ हमने अभी आपको बताई क्या होगी, vd इंटू डी टी, रिफ्लेक्टिव वेलोसिटी इंटू डी टी स्मॉल टाइम। ठीक है, तो ये आ जाता है dq। अब dt को हम यहाँ ले आते हैं dq के नीचे, क्योंकि हमें ये करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या आ रहा है, vd e n into a, and this is what इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका करंट आ गया, I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। और याद रखने के लिए फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा, I इज इक्वल्स टू वी ना, फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो। बस ये v जो है यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, v के नीचे d लगाना नहीं भूलना है हमें। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से पोटेंशियल भी लेकर के आते हैं। देखिए ये होता है आपका फॉर्मूला आया, I इज इक्वल्स टू वी ना, वी डी ई एन ए, और I इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू एफ अपॉन एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था, बस उसी को पुट कर दिया ये वाला। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू E इंटू V अपॉन एम एल। अब बताइए ये कहाँ से आया, EV अपॉन एम एल। ये सारी जो कंडीशंस थी, ये जो सारे डेरिवेशंस हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराए, पहले लेक्चर में। तो ये भी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने रिलेशन पोटेंशियल से निकाला था। तो वो रिलेशन क्या आया था, माइनस EV अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो ये कुछ नहीं किया है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ही वैल्यूज रखी है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फोर्स वाला ना नहीं भी लगाना चाहें तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू, देखिए अब ये फॉर्मूला, हाँ अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, n e स्क्वायर टाउ, ई से ई इंटू हुआ अपॉन एम एल इंटू वी। और v की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और टाउ आपको पता ही है, अगर पहला लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बिटवीन टू
सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, और यहाँ पर, और ये आपको याद रखना है, बाकी सब चीजें जो है वो कांस्टेंट होंगी, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल आर कांस्टेंट्स। यहाँ मैं लिखवा देती हूँ, सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि आपको पता ही है मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कांस्टेंट है। ठीक, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं और रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं। क्यों वेरी कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इनकी वैल्यूज भी चेंज होती है। बाकी सारी वैल्यूज टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कुछ भी उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन फॉर्मूले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ये सब कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों रेजिस्टेंस का तो रिलेशन आपको वोल्टेज और करंट से पता ही है, R इज इक्वल्स टू V/I, है ना। और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, फॉर्मूले से ही आप देखिए, वोल्ट अपॉन एम्पियर। और ये वोल्ट और एम्पियर ये मिला करके क्या बनाते हैं, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। तो आपने लेक्चर 1 में, अभी लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें ड्रिफ्ट, उसमें आपने करंट की वैल्यू निकाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप जानते ही हैं। तो I इज इक्वल्स टू, देखिए करंट का फॉर्मूला VD/ENA। I इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल को हम ले रहे हैं, अपॉन ml टाउ इंटू ENA। एंड अभी इसको मैं V/I के टर्म्स में अगर लिख दूँ, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इन, एंड दिस इज व्हाट, R। ये आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेंथ L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम अभी क्या लिख सकते हैं, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ठीक है, इनटू L अपॉन A। मैंने L अपॉन A को सेपरेट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये तो कांस्टेंट रहेंगी टर्म्स, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। तो इसीलिए इन कांस्टेंट की जगह हम क्या लेकर के आ जाएंगे, देखिए ये कांस्टेंट की जगह हम ले आए रो। तो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और ये रो आपको पता ही है ना। ये जो रो है, इस रो की वैल्यू याद रखिएगा, अभी ऊपर मैंने बताई, M अपॉन NE स्क्वायर। ठीक है, ये रो जो होता है ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। ये भी कंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती कंडक्टर के, is independent on shape and size of conductor।
ये सिर्फ टेम्परेचर पर और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ठीक है, यूनिट इसकी क्या हो जाती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमने बात की कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला आया था ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, और ये हमने कांस्टेंट्स को सब इकट्ठा कर लिया था। ये सारी टर्म्स हमारी कांस्टेंट थी जो कि हमारी रेजिस्टिविटी थी। यहाँ से फॉर्मूला आया रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर्स के लिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही जो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशंस हैं वो और ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जब वाइब्रेशन ज्यादा होंगी तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स एंड लेस रिलैक्सेशन टाइम। Between two successive collisions and इसके साथ साथ more ionization of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यानी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए जो एन का इफेक्ट होगा वो कम होगा। ठीक है, इन कंडक्टर्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ। तो ये जो है ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, थोड़े से और बढ़ भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये सिग्निफिकेंट होगा, ये मेजरेबल होगा। तो इसीलिए R इज इक्वल्स टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, और हमें रो पता है क्या होता है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ देखें सिग्निफिकेंट क्या क्या चीजें हैं, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाउ देखिए डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और
रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कुछ भी ले सकते हैं, और ये हम कॉपर मेटल का बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, पर कंपैरेटिवली अगर हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो उसमें और भी ऐड हो गए तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये कंडक्टर्स की बात हो गई। अब फॉर सेमी कंडक्टर्स, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होगा, ये हमें पता ही है। अब देखो, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, इनको हम, ये क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक होल्स हैं, ठीक है। ये पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इसीलिए n बढ़ेगा, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा, ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर्स में, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्यों हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एक सेमी कंडक्टर होता है उसके अंदर चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी कैरी करते हैं, और ये होल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एक्साइट होकर के इधर मूव करेगा तो यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देता है। ये होल के बारे में सेमी कंडक्टर चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि जो चार्ज, ये होल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ चला गया तो यहाँ बचा क्या, ये एटम का स्पेस है ना, ये मान लीजिए एटम है एक कंडक्टर का या सेमी कंडक्टर का, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इन्हीं तो इसीलिए हम बोलते हैं जो होल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक। तो सेमी कंडक्टर्स में जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम इनकी जो नंबर है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा भी तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो हमारा फॉर्मूला देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हुए, ये रिलेशन आएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ml अपॉन Ne स्क्वायर टाउ ए, रेजिस्टिविटी का रिलेशन m अपॉन, अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, Ne स्क्वायर अपॉन टाउ। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, पर जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये टेम्परेचर इन केल्विन ले लिया हमने, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है,
टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर alloys such as nichrome and manganese, alloys पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, alloys के रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एन इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों जो फैक्टर्स है वो कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे को, एन इंक्रीज टाउ डिक्रीजेस, बोथ फैक्टर्स compensate for each other, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज होते हैं, स्लाइट इंक्रीज इन R और rho with टेम्परेचर, ठीक है। तो अब इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, एलॉयज के लिए देखिए, ये टेम्परेचर इन केल्विन है, यहाँ आपने रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लिया, तो यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज के लिए हम इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड that on increasing temperature, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे यानी T से ये क्या हो जाएगा, T प्लस डी टी, जो नया टेम्परेचर आएगा T प्लस डी टी होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा ये चेंज हो जाता है फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू, सो मान लीजिए R नॉट है, इट विल बी चेंज टू R नॉट प्लस जी आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डी आर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना। डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, डी आर सॉरी, हाँ ठीक है, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी ऑल्सो। तो यहाँ पर हम क्या, ये जो है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डी टी। अब हम प्रोपोर्शन इनको कंबाइन कर दिया, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है यहाँ पर हम क्या ले आए, उसकी जगह एक कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये डी आर है, आर नॉट से वैल्यू इसकी आर फाइनल हुई, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट अल्फा डी।
यहाँ पर मैं वैल्यूज दोबारा लिख रही हूँ। टी आर इंटीग्रेट करेंगे, आर नॉट से लिमिट लगा दी आर फाइनल तक, इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी। अब अगर अल्फा कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ में, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। आपको पता ही है जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेते हैं। इसके अलावा आर नॉट भी यहाँ पर कांस्टेंट है, इनिशियल वैल्यू है। यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी, और टेम्परेचर की फिर लिमिट लगाएंगे टी इनिशियल से टी फाइनल। यहाँ देखिए क्या हो जाता है, ये वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा, और ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी इनिशियल। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया। और ये जो टी एफ माइनस टी आई, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा टी। ये देखिए फाइन आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, और यही चीज इट विल बी सिमिलरली फॉर रेजिस्टिविटी, यानी रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक, अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ आपको नोट करना है कि कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर सेमी कंडक्टर्स अल्फा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। फॉर नाइक्रोम टाइप एलॉयज अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे। और यहाँ पर एक रिलेशन और मैं बता दूं, अल्फा की वैल्यू देखिए क्या आती है। अल्फा अगर निकालना पड़े तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।